हेलो माय लवली व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भारत में 2011 की जनगणना को लेकर जो भी क्वेश्चन बनते हैं आज मैंने उन सभी को कलेक्ट किया है आप सभी के लिए। तो आइए पढ़ते हैं हम जनगणना के से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। जो सबसे पहली आधुनिक विश्व जनगणना कराने वाला देश था वो स्वीडन था। सबसे पहले जो आधुनिक जनगणना स्वीडन ने कराई थी। सन 1790 में जो सबसे पहले जनगणना जरूर हुई थी, लेकिन दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि जो दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो ये सन 1790 में हुई थी और इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। यानी आधुनिक विश्व जनगणना कराने वाला पहला देश स्वीडन था जिसने 1749 में पहली जनगणना कराई। और जो दशकीय जनगणना की जो प्रति 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है उसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी और ये सन 1790 में हुई थी, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। 1872 सन 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, तो वो सबसे पहले लॉर्ड मेयो थे जिनके शासनकाल में हमारे यहाँ सबसे पहले जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली जनगणना 1872 में भारत में हुई थी। 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। उस समय हमारे यहाँ लॉर्ड रिपन थे कार्यरत, तो उनके शासनकाल में हमारे यहाँ 1881 में सबसे पहली नियमित जनगणना हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी वो 1951 में हुई और उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। यानी उस समय जो जनगणना हुई थी उसके आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। R.A. गोपाल स्वामी। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, कार्यरत है। जो जनगणना संगठन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में रहकर काम करता है। इसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। इसका सबसे उच्चतम अधिकारी कौन होता है? जनगणना आयुक्त। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जो 2015 में हमारे यहाँ जनगणना हुई थी वो टोटली भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत यानी स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। तो उसी के अनुसार ये स्वतंत्र भारत की 7वीं और भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की जनगणना 2011 के बारे में आइए पढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं। 2011 की जनगणना का शुभंकर जो था प्रगणक शिक्षिका थी, मस्कॉट यानी प्रगणक शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था और इसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि इसका शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जो 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त DC चंद्रमौली थे। जो जनगणना आयुक्त थे DC चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की संख्या 29 थी। यानी कुल 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे। अब आइए पढ़ते हैं जो 2021 की जनगणना है। हालांकि ये 2021 में नहीं हो पाई, कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण ये अभी टली हुई है और ये काउंट लेकिन 2021 की जनगणना के अनुसार ही होगी। परिस्थितियां खराब हो जाने के बाद कारण इसको टाल दिया गया था। तो जो 2021 की जनगणना होगी
वो भारत की 16वीं जनगणना होगी। और इसके जो जनगणना आयुक्त हैं वो हैं विवेक जोशी। जो पहली जनगणना थी उसके चंद्रमौली थे, 2011 की उसके चंद्रमौली थे, और 2021 की जनगणना के आयुक्त विवेक जोशी हैं। और इसका आदर्श वाक्य याद रखेंगे, 11 का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण। इसका आदर्श वाक्य है जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना में कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 29 पूछे गए थे और इसमें 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये भारत की सबसे पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस बार जो जनगणना होगी मोबाइल, लैपटॉप के कंप्यूटर के माध्यम से होगी, जिसमें सभी चीज़ें ऑनलाइन फीड होंगी, यहाँ ऑफलाइन वर्क नहीं होगा। इसलिए यह स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस यहाँ से बनता है कि सबसे पहली जनगणना भारत की 2021 में होने वाली है जो डिजिटल होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 1.25 करोड़ यानी 1,21,08,54,977 है। जैसा कि हमारे मोदी जी अक्सर अपने भाषण में कहते हैं कि मेरे 1.25 करोड़ बहनों भाइयों, तो वैसे आपको याद ही होगा। उसी के अनुसार हमारे जो देश की जनगणना है, जो 11 की जनगणना के अनुसार 1,21,08,54,977 है। और जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनाती है, 17.5% भाग, संसार की कुल जनसंख्या का 17.5% हमारे देश की जनसंख्या फॉर्म करती है। जो 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही थी वो 17.7% रही। जो दशकीय वृद्धि कितनी हुई यहाँ, 17.7। इसमें जो जनगणना हुई थी 2011 में, इसमें पुरुष 51.47% थे और महिलाएं 48.53%। 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनगणना की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक 0.31% हो गई। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 2021 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी है। जो 11 से लेकर 21 के वर्ष जो दशकीय वृद्धि हुई है वो ऋणात्मक 0.31% हो गई। ये सब पहली बार हुआ है कि किसी दशक में जनसंख्या ऋणात्मक हुई हो, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि विभाजक वर्ष कौन सा है जनसंख्या वृद्धि की दर के मामले में, तो वो है आपका 1921। इसे महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 21.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो 70% आबादी है वो गांव में निवास करती है और 31% आबादी शहरों में निवास करती है। भारत की जनगणना में जो जनसंख्या, जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम, अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है और न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है। तो जो राज्य हैं, सबसे पहले हम राज्यों को डिस्कस करते हैं। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र में है, और जो न्यूनतम संख्या है सबसे कम सिक्किम में और उसके बाद मिजोरम। अब आइए केंद्र शासित प्रदेशों को हम डिस्कस करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, दिल्ली है। दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबसे अधिक जनसंख्या है, जबकि सबसे न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है।
अब आइए देखते हैं हम दशकीय वृद्धि, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है और किस केंद्र शासित प्रदेश में, और सबसे कम दशकीय वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में, और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई है। तो सबसे अधिक जो दशकीय वृद्धि हुई है वो मेघालय में हुई है 27.9%, और जबकि सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड में हुई है, वो है 0.6%, -0.6%। आप ऐसे ही समझ गए होंगे, नागालैंड को कनेक्ट कर लीजिए नागों से कि जहाँ नाग रहेंगे वहाँ पर क्या जनसंख्या कम ही होगी, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम नागों के बीच रहे, इसलिए नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो दशकीय हुई है मेघालय में, और मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश। टोटल अरुणाचल प्रदेश में 26% और मेघालय में 27.9%। केंद्र शासित प्रदेशों को डिस्कस करें तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दादरा एवं नगर हवेली में 55.9% तथा सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि लक्षद्वीप में 6.3% रही। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से किसी भी जगह का जो जनसंख्या घनत्व है उससे निकाला जाता है कि उसके प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित जितनी औसत जनसंख्या से माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग काउंट किए गए हैं। राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अब हम देखते हैं कौन सी राज्य में है, और वो है सबसे अधिक बिहार। बिहार में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल जिसमें 1128। अब न्यूनतम जनसंख्या देखते हैं हम कि न्यूनतम किस में है। तो सबसे पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश जिसमें 17 लोग हैं, और मिजोरम में 52, ये दूसरे नंबर पे है। अब केंद्र शासित प्रदेशों को डिस्कस करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में है जहां 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या है, जबकि न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां 46 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लिंगानुपात, जो सेक्स रेशियो है हम उसको डिस्कस करेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। और इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की संख्या बटे गुणा 1000। तो हमारे यहाँ जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। जो राज्य है, राज्यों में हम डिस्कस करें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है केरल में 1084 महिलाएं प्रति पुरुष प्रति 1000 पुरुषों पर, और तमिलनाडु में 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के बीच। और जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो हरियाणा में है 879। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात पौंडीचेरी में है जहां 1037 है ये संख्या, और न्यूनतम लिंगानुपात दमन और दीव में है जहां इनकी संख्या 618 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों में जो लिंगानुपात है अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या कितनी है। प्रति 1000 बालकों की जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यानी 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो 1000 बालक होते हैं उसी आयु वर्ग में जो बालिकाओं की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, शिशु लिंगानुपात। और इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है आपके सामने, बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष अपॉन बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष इंटू 1000, और ये निकल के आता है हमारा 919। यानी जो भारत में रेशियो है 1000 के ऊपर 919। जो राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है
वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 972 है। मिजोरम दूसरे नंबर पर है जहाँ 970 है ये संख्या। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में है जहाँ इनकी संख्या 834 है। और पंजाब दूसरे नंबर पर है जहाँ इनकी संख्या 846 है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार समूह है जहाँ ये संख्या 968 है। और न्यूनतम लिंगानुपात में जो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है, दिल्ली। आइए अब हम पढ़ते हैं साक्षरता। साक्षरता हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार क्या रही। जो साक्षरता दर थी हमारी 2011 की जनगणना में वो 74.4% रही। और इसको निकालने के लिए इसमें वो व्यक्ति शामिल होते हैं जो 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति होता है, किसी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख और पढ़ सकता है, हम उसको साक्षर कहते हैं। यानी 7 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता हो वह साक्षर कहलाता है। और इसको निकालने का फॉर्मूला है साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या गुणा 100। अब सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य था 2011 की जनगणना में वो केरल था और यहाँ की साक्षरता दर 94% थी रही। और दूसरे नंबर पर मिजोरम, इसकी साक्षरता दर 91.3%। तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य था वो बिहार था जहाँ जनसंख्या 61.8%। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश जहाँ 65.6%। अब आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक साक्षरता यानी लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता में भी बाजी मार ले गया केंद्र शासित प्रदेशों में। यहाँ पर 91.8% रही साक्षरता दर, जबकि न्यूनतम में दादरा और नगर हवेली यहाँ जो साक्षरता दर थी 76.2% रही। अब आइए हम अध्ययन करते हैं ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। राज्य देखते हैं कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या गांव में और कितनी शहरों में निवास करती है। तो जो राज्य है उसमें हिमाचल प्रदेश की 90% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा की 62.2% शहरों में निवास करती है। इधर चलते हैं, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सबसे कहाँ है, वो गोवा की है जो 37.8% गाँव में निवास करती है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या, वो तो जाहिर सी बात है, जिस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या अधिक होगी उसकी शहरी जनसंख्या कम होगी। तो यही दो आएंगे राज्य। गोवा की ग्रामीण जनसंख्या 37.8% और हिमाचल प्रदेश की शहरी जनसंख्या केवल 10% है जो शहरों में निवास करती है। अब हम पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में दिल्ली है, इसमें 97.5% लोग शहरों में निवास करते हैं, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ की 37.7% जनसंख्या निवास करती है शहरों में। अब हम अध्ययन करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की कुल संख्या जो आई थी वो 20.14 करोड़ है। जो हमारे देश में अनुसूचित जाति है एससी की संख्या 20.14 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य पंजाब 31.9%। ध्यान रहे पंजाब प्रतिशत के आधार पर है, जबकि जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एसटी की जो कुल संख्या थी वो 10.43 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है जहाँ सबसे अधिक एसटी जाति रहती है। और सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता
लक्षद्वीप। एसटी जनसंख्या प्रतिशतता यहाँ लक्षद्वीप है, इसका जो प्रतिशत है वो 94.8% रहा। यहाँ कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ध्यान रखेंगे कि ये जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें कोई भी अनुसूचित जाति या एससी जाति निवास नहीं करती है। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी में कोई अनुसूचित जाति यानी एसटी निवास नहीं करती है। अब आगे हम पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, कि जो सब भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है, वहाँ मैंने आपको बताया था 17.5%, यानी कुल जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या मेंटेन करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि जो आबादी थी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की थी, जबकि प्रतिशत के आधार पर पंजाब था। इसलिए जो आबादी थी वो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक थी। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 15 वर्ष, प्रतिवर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो जनगणना है दशकीय होती है। हर प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? वो है दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनघनत्व वाला है? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यहाँ हमारा जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है इनमें हरियाणा है। हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक अनुपात जो हिमाचल प्रदेश का है, जहां सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, जबकि सबसे कम शहरी जनसंख्या हिमाचल की ही शहरी जनसंख्या सबसे कम है और यहीं की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? किस राज्य में भारत के में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो यहाँ देखिए केरल, चंडीगढ़, कर्नाटक, बिहार। तो जो महिलाओं की संख्या थी वो सबसे अधिक, जो हमारा आंसर है वो केरल है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है तो कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से या 7 वर्ष या उससे अधिक जनसंख्या से। तो ये हमारे यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के जो ऊपर के वय होते हैं उनके ऊपर हमारी जो साक्षरता दर की गणना की जाती है। 7 से ऊपर जितने भी होंगे उनके ऊपर साक्षरता दर काउंट होती है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सभी फैक्ट समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो ज़रूर ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।